हाय एवरीवन, आई एम आरिफ। आई एम गुड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मुझे कमेंट में बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि हायर एजुकेशन के प्लेलिस्ट को जल्दी अपलोड कीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जितने सारे यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, ऑल टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज इन ए सिंगल वीडियो। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। डेफिनेटली आप लोग कुछ नया सीखिएगा, बहुत सारे नॉलेज ब्रशअप होंगे आपके और बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो हम लोगों का प्लेलिस्ट चल रहा था एक हायर एजुकेशन सिस्टम का। तो हायर एजुकेशन सिस्टम के को हम लोग यूनिट 10 को कंप्लीट करने वाले थे फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसमें हमारा पहला जो वीडियो था, वो लेक्चर था, वो था एंशिएंट यूनिवर्सिटी का। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डेफिनेटली देख लीजिएगा उस वीडियो को। उसमें हमने 12 एंशिएंट यूनिवर्सिटीज को डिस्कस किया है पॉइंट वाइज विद इन 20 मिनट्स। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम लोग ऑल टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज को पढ़ने वाले हैं। तो कोई सा भी यूनिवर्सिटी, डीम टू बी यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, उसको पढ़ना कैसा चाहिए? तो उसको पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे पहले आप उसका डेफिनेशन पढ़िए कि कौन सा यूनिवर्सिटी का डेफिनेशन क्या है। उसके बाद पढ़िए वो जो फाउंड होता है वो किस एक्ट के थ्रू फाउंड होता है। उसके बाद उस वो यूनिवर्सिटी का कैटेगरी का, मतलब सेंट्रल हो या स्टेट हो या डीम्ड हो, उसका फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट कौन सा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद करेंटली उस टाइप की यूनिवर्सिटी कितने फंक्शन है इंडिया में, कितने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया में, कितने नंबर्स ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी है इंडिया में, किस स्टेट में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है इंडिया में स्टेट यूनिवर्सिटी, किस स्टेट में सबसे ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया में, किस स्टेट में सबसे ज्यादा डीम टू बी यूनिवर्सिटी है। ये सारे नंबर्स को आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का विजिटर कौन होता है। उसके बाद उस यूनिवर्सिटी में मेजर फोकस किस में दिया जाता है। जैसे आईआईटी आईएसएम है, ये सारे इंस्टीट्यूशन में फेकस फोकस किस में दिया जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फोकस किसका रहता है, स्टेट यूनिवर्सिटी का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है विथ इम्पोर्ट आज हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब आप ये सब पढ़ लोगे तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, एक यूनिवर्सिटी में ऐसा ये सारा चीज कंप्लीट कर लेने के बाद आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे ही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर प्लान क्या है? आज के इस लेक्चर में हम लोग इंडिया में 4 टाइप के जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है उसको हम लोग पढ़ेंगे। 4 टाइप की यूनिवर्सिटीज कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नंबर 2 इज स्टेट यूनिवर्सिटी, नंबर 3 इज प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड नंबर 4 इज डीम्ड यूनिवर्सिटी और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। कहीं कहीं डीम्ड लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं डीम्ड टू बी, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे तो मेजर 4 यूनिट, मैंने कहा 4 यूनिवर्सिटीज होते हैं, 4 ही यहाँ लिखा हुआ। तो ओपन यूनिवर्सिटी टाइप में नहीं आता है क्या? ओपन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी नहीं होता है क्या? या क्या होता है? ये 5वां नंबर है? ये 5 नंबर है या नहीं है? आज हम लोग इसको देखेंगे और समझ जाएंगे। उसके बाद कुछ मेजर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है इंडिया में, उसके ईयर को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो कि पीवाईक्यू में आते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने उसको ऐड किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होता है, फाउंड किया जाता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू। ये पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू फाउंड होता है और इसका गवर्नेंस होता है मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन के पास। ये एमओई के पास रहता है। क्वेश्चन आता है, ये याद रखिएगा, एमओई के बाद। दिस यूनिवर्सिटी मतलब इस टाइप की यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश्ड एंड मैनेज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसका जो फंड वगैरह है सारा सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है इसका, इसीलिए ये स्टेट यूनिवर्सिटी से अलग होता है। इसका कुछ की फीचर है, आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू स्टैब्लिश्ड होता है और फेडरल गवर्नमेंट जो केंद्र में सरकार है उसके द्वारा देखा जाता है। उसके बाद फिर फंडिंग, इसका फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है। इसमें जो सारे प्रोफेसर्स होते हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं उनका सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। स्टेट यूनिवर्सिटी की तरह नहीं होता है ये, ठीक है, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी का जिस स्टेट का है वो उसको संभालती है, ठीक है। बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उसका डायरेक्ट फंडिंग जो है वो सेंट्रल से आता है। उसके बाद गवर्नेंस, तो उसका गवर्नेंस मैनेज किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हमारा इंडिया में जो हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट है सबसे ज्यादा ऊपर, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एमओई, ये याद रखिएगा। इसको भी मैं बहुत ही ज्यादा
डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ हायर एजुकेशन सिस्टम का जो ओवरलुक है उस वाले वीडियो में। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अभी सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही फोकस कीजिए। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो ऑपरेट करता है नेशन वाइड में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सारे नेशन तक में फैला हुआ है, ऑल ओवर इंडिया में जितने सारे स्टेट है, यूटीज है, उसमें बहुत ही ज़्यादा अ, अच्छा इसका कैंपसेस रहता है। उसके बाद इसका पर्पस क्या होता है? सारी यूनिवर्सिटी का, सिर्फ सेंट्रल का ही नहीं, टीचिंग एंड रिसर्च। अभी यूजीसी ने कहा है कि जितना यूनिवर्सिटी में रिसर्च करना कंपलसरी है, तो इस टाइप की यूनिवर्सिटी का मेजर फोकस होता है टीचिंग और रिसर्च में, और कंट्रीब्यूट करना, प्रिजर्व करना कल्चरल हेरिटेज को। ओके, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुछ कुछ एग्जाम्पल क्या है? बनारस हिंदू, अलीगढ़ मुस्लिम, दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ये फर्स्ट हुआ था पिछले बार, जामिया मिलिया इस्लामिया अभी सेकंड हुआ था, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, और बहुत सारे अदर हैं। तो ये है कुछ इसके एग्जाम्पल। अब हम लोग किसके कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं जो कि पीवाईक्यू में आते हैं रिपीट, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जनरल नॉलेज के लिए भी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या है? वो ये है कि जो विजिटर होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, याद रखिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द विजिटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नंबर पहला। सेकंड पॉइंट क्या है कि दिल्ली, दिल्ली के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। ये याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन बनता है। बट दिल्ली इज नॉट ए स्टेट, स्टेट तो नहीं है दिल्ली। दिल्ली क्या है? दिल्ली यूटी है। तो किस स्टेट के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? वो है यूपी के पास। कितना? 6। ये याद रखिएगा। बनारस हिंदू हो गया, उसके बाद और बहुत सारा यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। तो दिल्ली के पास सबसे ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अगर ऑप्शन में दिल्ली है तो डेफिनेटली दिल्ली मार्क होगा, अदरवाइज यूपी होगा। यूपी एक स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो है 6। उसके बाद करेंटली इंडिया में ऑपरेट कर रहा है 56 नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये देख लीजिए। 56 नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर देयर इन इंडिया टोटल। ओके, अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा यूनिवर्सिटी पहला यूनिवर्सिटी था जिसको डिक्लेयर किया गया था एज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब कि जो सेंटर में गवर्नमेंट थी उस टाइम, वो उसको ऑपरेट करी थी, ना कि वहां की जो प्रोविंस की जो गवर्नमेंट थी वो था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये याद रखिएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को डिक्लेयर किया गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ईयर भूल रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी दैट इज डिक्लेयर्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को हमने इतना कम समय में पूरा क्लियरली समझ लिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के पास बढ़ते हैं, वो है स्टेट यूनिवर्सिटी। अब स्टेट यूनिवर्सिटी अदर लाइक, आपको जैसे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेंट्रल उसको क्या करता था? फंड देता था, और सेंट्रल के ये होते थे। तो स्टेट में क्या होता है? इस्टेब्लिश्ड एंड फंड बाय होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट उसको फंड करता है, और गवर्न किया जाता है स्टेट लॉज एंड पॉलिसी के द्वारा। अब स्टेट लॉज एंड पॉलिसी मतलब स्टेट का लॉ एंड पॉलिसी वहां पे, मतलब स्टेट का जो एजुकेशनल गोल है उसके हिसाब से वो काम करेगा। वो यूनिवर्सिटी उस हिसाब से काम करेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी फंडिंग रिसीव करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, बट स्टेट यूनिवर्सिटी जो होता है वो फंड किया जाता है स्टेट लेजिस्लेटर से। तो स्टेट की जो असेंबली होती है वहां पर से पास होती है, उसमें फिर जितना फंड रहता है वो उसमें से कुछ अलॉट होता है फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज को। तो इस हिसाब से ये काम करता है। और स्टेट यूनिवर्सिटी में जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट लॉज एंड पॉलिसी, मतलब जो आपका रिजर्वेशन वगैरह रहता है सब स्टेट डिसाइड करता है, स्टेट यूनिवर्सिटीज का। ओके, और फंडिंग जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट करता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, गवर्नेंस मतलब यहाँ का कार्यभार वगैरह कौन देखता है? वो जब बोर्ड ऑफ ट्रस्टी देखते हैं, जो कि स्टेट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है, वो गवर्नेंस संभालता है स्टेट यूनिवर्सिटी का। ओके, कुछ स्टेट स्पेसिफिक लॉज होते हैं जो कि उस यूनिवर्सिटी में लागू होते हैं, जो कि उस स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं एज ए स्टेट यूनिवर्सिटी। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हो गया हम लोगों का नेक्स्ट एडमिशन पॉलिसी। उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पॉलिसी कैसा होता है? तो एडमिशन का जितना रिक्वायरमेंट है, जितना पॉलिसी उस हिसाब से टेलर किया गया है, किस टाइप के स्टूडेंट्स को लेंगे, कितनी महिलाएं रहेंगी, कितने पुरुष रहेंगे, कितने एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स रहेंगे, सारा जो है ना वो स्टेट संभालता है, स्टेट के डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग होता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्टेट यूनिवर्सिटी के। कितना जल्दी समझ गए हम लोग, कुछ भी टाइम नहीं लगा, 1 मिनट, हार्डली 1 से 2 मिनट स्टेट यूनिवर्सिटी का। अब पढ़ते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के कुछ मेजर पॉइंट्स के ओर। तो सबसे पहला मेजर पॉइंट जो है वो हो गया कि फर्स्ट स्टेट यूनिवर्सिटी कौन सा था।
तो फर्स्ट स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं, फर्स्ट स्टेट यूनिवर्सिटी में 3 यूनिवर्सिटी का आपको डालना पड़ेगा मजबूरन। वो हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा जो कि कोलकाता में है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो कि प्रेजेंट टाइम चेन्नई में है, और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। ये तीनों यूनिवर्सिटी का नाम मैं क्यों लिखा हूँ फर्स्ट स्टेट यूनिवर्सिटी है ये लोग, क्योंकि ये लोग एक ही साथ फॉर्म हुए थे 1857 में। ओके, फर्स्ट यूनिवर्सिटी, फर्स्ट स्टेट यूनिवर्सिटी ये तीन होगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है गवर्नर जो होता है वो चांसलर होता है स्टेट यूनिवर्सिटी का, और गवर्नर ही आपका चांसलर होता है। तो यूनिवर्सिटी में आप देखिएगा जो सबसे बड़ा जो कार्यभार संभालता है एडमिशन वगैरह से रिलेटेड वो होता है वीसी, वाइस चांसलर। सारे यूनिवर्सिटी का जो हाईएस्ट पोस्ट पोस्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन में होता है वीसी। तो चांसलर एक ही होता है, वो चांसलर कौन होता है, गवर्नर होता है, तो याद रखिएगा, गवर्नर इज द चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी। ओके, अब किस स्टेट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज है, तो वो है हमारे वेस्ट बंगाल में। उसके बाद यूपी है। आप गूगल में मत सर्च करके ये देखने जाना कि स्टेट यूनिवर्सिटी कौन सा है, ये मैं लिख दिया हूँ। आप लोग थोड़ा डिटेल में घुस के आप लोगों को देखना होगा, तब पता चलेगा। ऊपर ऊपर से देखोगे तो यूपी दिखाएगा, गुजरात दिखाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गूगल जो है ना एआई का रिस्पॉन्स देता है, तो वो रिस्पॉन्स गलत भी हो सकता है, देखिएगा नीचे में लिखा हुआ रहता है। तो वेस्ट बंगाल के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि स्टेट संभालते हैं। अब स्टेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट भी हो सकता है, स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट के अंदर सेंट्रल भी हो सकता है, वो वाला नहीं। स्टेट यूनिवर्सिटी मतलब हो गया जो कि स्टेट संभाल रहा है, स्टेट के अंदर है, वो वाला, ठीक है। तो उस हिसाब से वेस्ट बंगाल के पास में सबसे ज्यादा स्टेट यूनिवर्सिटीज, दैट इज 34 38। उसके बाद यूपी में है 34। ओके, तो वेस्ट बंगाल के पास सबसे ज्यादा स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये एक फेमस था। उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज के कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया, जैसे आंध्रा यूनिवर्सिटी हो गया, उसके बाद फिर कैलकाटा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मद्रास, जादवपुर यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, वैसे ही महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। ओके, अब क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे यहाँ बता दिया था, वैसे ही टोटल नंबर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी कितना है इंडिया में, तो ये है 459। ये 459 और 460 के आसपास रहता है। तो एग्जाम से एक दिन पहले आप एक बार गूगल करके सर्च कर लेना। तो गूगल में जब आप देखोगे तो स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट संभालता है, स्टेट यूनिवर्सिटी प्राइवेटली वाला नहीं, ओनली स्टेट यूनिवर्सिटी। ओके, तो ये है 450, 459 स्टेट यूनिवर्सिटी, टोटल नंबर ऑफ स्टेट पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। ओके, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हम लोग खत्म कर लिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं जो कि है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये हो गया प्राइवेटली ओन्ड। इट इज नॉट फंडेड और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, रिलाइंग इंस्टेड ऑन द प्राइवेट फंडिंग लाइक ट्यूशन, एंडोमेंट एंड डोनेशंस। तो ये जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसको ना ही गवर्नमेंट देता है पैसा सेंट्रल, ना ही स्टेट देता है। तो ये रिलाई किस पे करता है, ये रिलाई करता है ट्यूशन फीस में जो कि स्टूडेंट से लिया जाता है, एंडोनमेंट से बहुत सारे कंपनीज वगैरह पैसा लगाते हैं जो कि हेल्प भी करते हैं, या फिर और किसी वे से में भी डोनेशन हिसाब में। उसके बाद फिर डोनेशन। तो इस हिसाब से ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी का काम चलता है। ये यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस होता है और फ्लेक्सिबल होता है एकेडमिक प्रोग्राम और एडमिशन प्रोसेस के लिए, इसको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। बट एक चीज याद रखिएगा, वो आगे मैं समझाऊंगा आपको। चलिए पहले की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाऊंगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी में एक अंतर है जो आप लोगों को समझ लेना है। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सरकार पैसा नहीं देती है, वो ट्यूशन फीस, इन्वायरमेंट, डोनेशन, ये सब से वो रिलाई करता है, ये सब में रिलाई करता है। अब कुछ की कैरेक्टरिस्टिक है प्राइवेट फंडिंग, तो प्राइवेट फंडिंग मिलता है इसको, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता है, नॉर्मली पब्लिक से लिया जाता है। उसके बाद फिर अपना ऑटोनोमस इसका ऑपरेशन होता है, ये खुद से करता है, ना कि कोई गवर्नमेंट के डायरेक्ट ओवरसाइड कंट्रोल। ये ज्यादा फ्रीडम रहता है इसके ऑपरेशंस में। उसके बाद फिर एकेडमिक्स में भी उसको कुछ फ्रीडम्स दिए जाते हैं, जैसे किस हिसाब से करिकुलम को टेलर किया जाए, बहुत सारा कंट्रोल रहता है एडमिशन रिक्वायरमेंट की ओर में भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्वालिटी में भी फोकस दिया जाता है, क्योंकि क्लास का साइज स्मॉलर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मोर इंडिविजुअलाइज्ड अटेंडेंस दिया जाता है, एक एक स्टूडेंट के ऊपर ज्यादा अटेंडेंस। हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, वो सब में क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं क्योंकि फीस कम रहता है,
सीटिंग कैपेसिटी हिसाब से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, बहुत कम ही स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है। जब बहुत जन बोलते हैं कि मेरे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मिल रहा है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी में करूँ कि नहीं पीएचडी? तो डेफ़िनेटली आप स्टेट यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हो, सेंट्रल में अगर नहीं मिल रहा है तो स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत सामने है, तो डेफ़िनेटली करो। फिर कोई-कोई पूछता है कि स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहिए कि नहीं? तो ये एक चीज़ है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के अपने-अपने ड्रॉबैक्स है, अपने-अपने बेनिफिट्स भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, मोर इंडिविजुअलाइज़ अटेंशन दिया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स पैसा दिए हैं ज़्यादा, उनको ज़्यादा चाहिए क्लास में शांति रहे, ये रहे। तो यहाँ पे क्या होता है, मोर इंडिविजुअलाइज़ अटेंशन दिया जाता है ईच एंड एवरी स्टूडेंट में, और स्पेशलाइज़्ड प्रोग्राम्स भी चलते हैं। ओके, उसके बाद फिर ये एक्रीडेट इंस्टीट्यूशन होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है ना, एक्रीगेट किया जाता है रिकॉग्नाइज्ड बॉडी के द्वारा। ये पॉइंट आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आगे समझेंगे। पहले समझ लीजिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती है ना, वो आपको कोर्स प्रोवाइड करा देंगे, थोड़ा बहुत करिकुलम वगैरह में भी इस लोग का ये होता है। बट ये क्या होता है, कोई-कोई जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होता है ना, वही दे सकते हैं सर्टिफिकेट वगैरह। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज़ अ यूनिवर्सिटी एंड डज़ नॉट स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी ऑथॉरिटी। अगर उनके पास स्पेसिफिक अथॉरिटी के परमिशन नहीं है, तो वो लोग जो है ना, वो फाइनल डिग्री नहीं दे पाएँगे। ये याद रखिएगा। ये फाइनल डिग्री देने का वो लोग के पास परमिशन नहीं होता है। यही पॉइंट का मैं डिस्कस कर रहा था। प्राइवेट यूनिवर्सिटी फाइनल डिग्री नहीं दे पाएगी। ओके? ये पॉइंट याद रखिएगा। ये जो है ना, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में आता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ये एक लिमिटेशन होता है, फाइनल डिग्री नहीं दे दे पाता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में दे पाता है, वो आगे मैं पढ़ाऊँगा। तो चलिए अब ये वाला पढ़ लेते हैं हम लोग। फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंडिया का कौन था? पहले क्या था, 1990 1 से पहले हमारे एलपीजी नहीं हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म के कारण सारे स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ही थे। तो हम लोग सबसे पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी कब देखे, वो था सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, सिक्किम में 1995 में बना। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइज के पार्टनरशिप से बना था। ओके, करेंटली इंडिया में 455 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। ये नंबर एक बार आप लोग चेक कर लेना डिटेल में, ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं। और गुजरात के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। गुजरात में सबसे ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है गुजरात में। ओके, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ये मेन पॉइंट्स खत्म हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज, दैट इज डीम्ड यूनिवर्सिटी और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ये ऐसा यूनिवर्सिटी होता है जो कि हायर एजुकेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करता है, प्रिविलेज देता है यूनिवर्सिटी को। और ये नॉट फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड एज ए यूनिवर्सिटी। ये क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। डीम्ड मतलब मान लेना कि ये यूनिवर्सिटी है, तो ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। प्योर यूनिवर्सिटी नहीं है, बट इसको ज़्यादा फ्रीडम दिया जाता है, क्योंकि उस टाइप वो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट वो काम कर रहा है एक स्पेसिफिक एरिया में। जैसे आईआईटी होते हैं, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी होता है। वो लोग स्पेसिफिक एरिया में, मेन डोमेन में, रिसर्च में वो लोग फोकस करता है। तो वो लोग प्योर यूनिवर्सिटी भी नहीं है, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी है। मतलब वो लोग को गवर्नमेंट देता है दर्जा कि हाँ आप लोग काम कर सकते हो, सर्टिफिकेट्स भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेटस ग्रांट किया जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा 1956। एन इंस्टीट्यूट मस्ट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया। कुछ कुछ क्राइटेरिया मैच करना होगा, अदरवाइज आप डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं बनोगे। किसी यूनिवर्सिटी के अंडर ही आप लोगों को काम करना होगा। सॉरी। तो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, रिसर्च कंट्रीब्यूशन एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस के बाद ही आप लोगों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर कोई एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन से डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है। ओके, तो अब डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आप लोगों को कुछ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है, वो आप लोग देख लो। वो क्या है, वो डिक्लेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट वो लोग को डिक्लेयर करता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूजीसी डिक्लेयर एन इंस्टीट्यूट एज डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब यूजीसी एक्ट 1956 डिक्लेयर इज मेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956। हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स ये देता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि रिकॉग्नाइज नहीं आर रिकॉग्नाइज एज द हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। आपको हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है। रिसर्च में आपका बहुत ही अच्छा है, इंस्टीट्यूट का कंट्रीब्यूशन है, प्लस ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बेनिफिट्स क्या है डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज का, वो इंस्टीट्यूशन ग्रेडेड डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस कैन अवॉर्ड देयर ओन डिग्री। वो लोग खुद से डिग्री दे सकते हैं।
ये वाला डिफरेंशिएट करता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये लोग के पास ज्यादा फ्रीडम होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास। कंडक्ट देयर ओन एडमिशन एंड एग्जामिनेशन, ये लोग खुद के हिसाब से एडमिशन भी करवा सकते हैं और एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं। और करिकुलम डिजाइन में बहुत ही ज्यादा वो लोग का फ्री रहता है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी फाइनल डिग्री नहीं देता और करिकुलम डेवलपमेंट में वो लोग दूसरा यूनिवर्सिटी पे रिलाई करता है। सपोज एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो फाइनल डिग्री नहीं दे पा रहा है, तो वो एक यूनिवर्सिटी होगा जो कि स्टेट या सेंट्रल होगा, या मोस्ट प्रोबेबली स्टेट ही होगा, उसका करिकुलम को फॉलो करेगा और करिकुलम में कुछ मॉडर्नाइजेशन, कुछ चेंजेस वगैरह नहीं कर पाएगा। यहाँ पे उसका ये एक लिमिटेशन होता है। बट डीम्ड यूनिवर्सिटी में ये लोग के पास क्या रहता है कि आप लोग करिकुलम डिजाइन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, मतलब खुद के हिसाब से करिकुलम को बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यूजीसी रेगुलेशन देता है कि गवर्नेंस सिस्टम मॉनिटरिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी आर स्पेसिफिक ऑन द यूजीसी इंस्टीट्यूट टू बी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। इसके जो यूजीसी के रेगुलेशन बनाए गए हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी का, वो 2009 2019 से है। ठीक है, कि आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर बनना है तो ये सारे क्राइटेरिया, ये स्पेसिफिक नॉर्म्स है यूजीसी का, वो फॉलो अगर वो वाला होगा तब आप लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी बन जाएंगे। ठीक है। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी का कुछ मेन पॉइंट है। सबसे पहले इसका जो अंतर है वो हम लोग पढ़ लेते हैं, एक बार हम लोगों ने देख लिया फिर भी। डीम्ड यूनिवर्सिटी हैव हायर डिग्री इंडिपेंडेंस इन देयर ऑपरेशंस इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट इशुएंस compared to private university which operate under more structured framework of UGC guideline। ओके, ये क्या है, ये आप लोगों को समझना है कि सर्टिफिकेट इशुएंस का जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसके पास ज्यादा फ्रीडम रहता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कंपेयर में, जो कि एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क में काम करता है यूजीसी गाइडलाइन के। अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहला डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सा है। तो सबसे पहला डीम्ड यूनिवर्सिटी इंडिया का है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी बैंगलोर, जो कि 12 मई 1958 में स्टैब्लिश हुआ था। ये बार बहुत बार क्वेश्चन गिरा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो ये आप लोग देख लो। फर्स्ट बताओ ये क्या है, आईआईएससी। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि स्पेसिफिक फोकस दे रहा है रिसर्च में, डेवलपमेंट में, सोसाइटी में कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सिर्फ ये एक इंस्टीट्यूट मात्र नहीं रह रहा है, ये सोसाइटी में कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहा है। तो कुछ कुछ क्राइटेरिया मैच कर रहा है, प्लस उस इंस्टीट्यूट से बहुत ही ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा उस यूनिवर्सिटी का उस इंस्टीट्यूट का नाम हो रहा है, तब जाके उस यूनिवर्सिटी उस इंस्टीट्यूशन को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है। डीम्ड मतलब ये पूरा यूनिवर्सिटी नहीं है, बट डीम्ड है, मान लिया गया है कि वो यूनिवर्सिटी है। ओके। करेंटली इंडिया में कितने सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी है? 126 डीम्ड यूनिवर्सिटी है इंडिया में। जिसमें किस स्टेट में सबसे ज्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटी है? तमिलनाडु में सबसे ज्यादा डीम्ड यूनिवर्सिटी है, दैट इज 28। अब हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है वो पढ़ लिया, उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी क्या है उसको पढ़ लिया, उसके मेजर पॉइंट्स देख लिए, उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी को देख लिया। अब हम लोग आते हैं ओपन यूनिवर्सिटी की ओर। तो याद रखिएगा, अगर आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज आर देयर इन इंडिया, तो 4 टाइप। ठीक है। तो ओपन यूनिवर्सिटी क्या होता है? तो ओपन यूनिवर्सिटी कम्स अंडर ओपन स्टेट यूनिवर्सिटी और ओपन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ओके। तो ओपन यूनिवर्सिटी एक पार्ट में आ जाता है, जिसके कारण ओपन यूनिवर्सिटी एक अलग से कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये पहला डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया। चलिए अब ओपन यूनिवर्सिटी को एक बार रीड आउट कर लेते हैं फॉर्मली क्या क्या लिखा हुआ है बुक्स वगैरह में। तो ओपन यूनिवर्सिटी इज अ टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी कैटेगराइज ओपन डोर एडमिशन पॉलिसी। आप लोगों को एक ओपन डोर प्रोवाइड करता है एडमिशन के लिए। फ्लेक्सिबल लर्निंग अप्रोच रहता है आप लोगों के पास। डिस्टेंस एजुकेशन का ऑप्शन रहता है। अब ये क्यों बना है ओपन यूनिवर्सिटी? रेगुलर यूनिवर्सिटी जब था, इतने सारे इंस्टीट्यूट है, तो क्यों बनाया गया इसको? इसको बनाया गया ताकि एजुकेशन को मोर एक्सेसिबल बना सके और वाइडर रेंज ऑफ इंडिविजुअल तक पहुंचाया जा सके। किस टाइप के इंडिविजुअल्स तक पहुंचाया जाएगा? यहाँ पे जो वाइडर रेंज ऑफ इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल जो कि पहले पढ़ना चाहते थे, पहले उन लोगों को पढ़ना था बट सुविधा नहीं था, अब वो लोग फिर से पढ़ना चाहते हैं। एज लिमिटेशंस वो लोग के ऊपर ना लगे। उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस वगैरह के लिए। उसके बाद लोकेशन, उसका लोकेशन ही ऐसा है कि वो बेचारा पहले नहीं पढ़ पाया, अब वो पढ़ना चाहता है, अप डाउन नहीं कर सकता है, इसीलिए वो ओपन में ले सकता है। तो इसीलिए ओपन यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। ओपन यूनिवर्सिटी का कुछ प्रोफेशनल है, कुछ पॉइंट्स है उसको पढ़ लेते हैं। जैसे ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में
ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म होता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एडमिशन क्राइटेरिया है, आना पड़ता है आपको, इतना मार्क्स लाना पड़ता है, बहुत सारे ये होते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद फ्लेक्सिबल लर्निंग आपको मॉड्यूल पहुँचाया जाता है, जैसे स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेडिशनल टाइप के टीचिंग मेथड इस्तेमाल किया जाता है, बट यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग है, कोरेस्पोंडेंस कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, ऑन कैंपस सेशंस भी होते हैं कभी-कभी सैटरडे संडे में। तो इस टाइप के यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी पहुँचाए जाते हैं। ओके? उसके बाद ये जो फ्लेक्सिबल लर्निंग है, ये किस टाइप का? आप खुद के पेस हिसाब से पढ़िए, घर जाके पढ़िए, अपना शेड्यूल हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत ही ज़्यादा रहती है। उसके बाद वर्किंग प्रोफेशनल को ये के लिए बहुत ज़्यादा है, जैसे कोई रेलवे में जॉब कर रहा है, 12th में है, उसको ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो रेलवे परमिशन नहीं देगा। आप जाके क्लास करोगे या ड्यूटी करोगे, कहाँ पे ध्यान लगाओगे? लेकिन ओपन यूनिवर्सिटीज़ अगर आप करोगे तो परमिशन मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक उसी तरीके से एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी भी है इसमें। अफोर्डेबिलिटी क्योंकि आपको रेगुलर जाना नहीं पड़ेगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो छोड़ ही दीजिए, फीस वगैरह भी इसका बहुत कम रहता है। और कोई फॉर्मल एंट्री का भी कुछ वैसा ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं रहता है। डाइवर्स पॉपुलेशन तक आपका पहुँचाया जा सके, एक्सेसिबल बनाया जा सके, इसलिए ओपन यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। और क्लासरूम अटेंड करना, ये उतना कुछ ये नहीं है, जिसके कारण वाइडर रेंज ऑफ इंडिविजुअल तक पहुँचाया जा सकता है। अब ये एक रिकॉग्नाइज़्ड होता है, जब आप सोच रहे हैं इतने सारे चीज़ मिल रहे हैं, क्लास करने का ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है, जाने का भी उतना कुछ ये नहीं है, तब ये क्या है, इसका वैलिडिटी रहता है। तो हाँ, ओपन यूनिवर्सिटी जो कि रिकॉग्नाइज़्ड हो गया यूजीसी, अगर ओपन यूनिवर्सिटी यूजीसी उसको रिकॉग्नाइज़ किया है, तब जाके उसका जो डिग्री है, उतना ही वैलिडिटी रहेगा जितना कि एक सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होता है। सपोज़ मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अपना पीजी कंप्लीट किया, कोई इग्नू से अपना पीजी किया, या कोई नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी कंप्लीट किया है, या नेताजी यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी किया है, तो तीनों का वैलिडिटी सेम रहेगा। अगर वो यूजी से ओपन यूनिवर्सिटी है, यूजी से अप्रूव्ड है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, यूजी से अप्रूव्ड है, तो दोनों का सर्टिफिकेट का वैल्यू सेम रहेगा। ऐसा नहीं है ओपन है तो इसका वैल्यू कम रहेगा, नहीं। एकदम सेम वैलिडिटी, इसलिए ओपन यूनिवर्सिटी से आप पीजी कर सकते हो। यूजी के लिए आप ट्राई करो कि रेगुलर से करो, बट पीजी जो है डिस्टेंस से डेफिनेटली आप परस्यू कर सकते हो। अब इसके एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी पहला पॉइंट छोड़ दीजिए। ओपन यूनिवर्सिटी जो है इंडिया का ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू है, तो इग्नू जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा, मिलियन ऑफ स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हिच यूनिवर्सिटी हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एफिलिएटेड स्टूडेंट्स इन इंडिया? याद रखिएगा ये है इग्नू। कितना एफिलिएटेड स्टूडेंट है? 7.5 मिलियन। 7.5 मिलियन स्टूडेंट एफिलिएटेड है इसमें, इनरोल्ड है। सॉरी, सॉरी, 7.5 मिलियन स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन इग्नू। ओके, तो इग्नू सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट एनरोलमेंट। अब जितना सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है, देयर आर ओपन यूनिवर्सिटी होता है, देयर आर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज विद एग्जांपल लाइक इग्नू। तो इग्नू क्या है? सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है। एंड नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी क्या है? स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बिहार में है। वैसे ही नेताजी ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? वो आपका बंगाल में है। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो ओपन यूनिवर्सिटी वो कहाँ? आंध्रा में। तो स्टेट ओपन होता है एक सेंट्रल ओपन होता है, इसीलिए ये मेजर कैटेगरी में नहीं आता। अब नेक्स्ट इसके कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है? फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जिसको आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? 26 अगस्त 1982। और इग्नू कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? इग्नू स्टैब्लिश्ड हुआ था 20 सितंबर 1985। ये दो डेट याद रखिएगा, ये रिपीट होते हैं पीवाईक्यू में। करेंटली इंडिया में कितने नंबर ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी है? तो देर आर 17 नंबर ऑफ टोटल ओपन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो बस इतने कम समय में हम लोग हार्डली 28 मिनट हुआ, आधा घंटा भी नहीं हुआ, इसमें हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट, प्राइवेट, डीम्ड, ओपन यूनिवर्सिटी, कुछ कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आशा करता हूँ आप लोगों ने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। आप लोग मेरे प्लेलिस्ट को फ़ॉलो कीजिए, जिसमें हायर एजुकेशन के आने वाले वीडियोज़ भी मैं अपलोड करूँगा। और एंशिएंट यूनिवर्सिटी का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप वो भी देख लीजिए। प्लस यूजीसी नेट से रिलेटेड मैंने हर एक यूनिट का यूनिट वाइज़ स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया, आप वो भी फ़ॉलो कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी फीडबैक है अगर आपका तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।